हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंडिया के फॉरेन ट्रेड का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जो फॉरेन ट्रेड है वो किस किस तरह से मेजर किया जाता है। तो जैसे कि उसका हम वॉल्यूम, कंपोजिशन और डायरेक्शन पढ़ेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लास की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक में सबसे पहले तो आपको मैं बताने वाला हूं कि ये जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, सेकंड है। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो को देख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे समझ आ जाए। नाउ आज का जो टॉपिक है, देखिए, जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है या किसी भी कंट्री का फॉरेन ट्रेड है उसको मेजर करने के लिए पहले तीन चीजों को जज करना पड़ेगा। तो जो पहली चीज आ रही है वो है वॉल्यूम, दूसरी चीज आ रही है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, और तीसरी जो है वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। आप पहले ये समझ लेते हैं कि किसी भी कंट्री के फॉरेन ट्रेड को समझने के लिए आपको क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। देखिए, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहां पर लिख देता हूं पूरा। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब होता है हाउ मच ट्रेड, मींस आप अगर एक कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अदर कंट्री कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इन द टर्म्स ऑफ मनी आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी होता है। फिर दूसरा, अगर आप फॉरेन ट्रेड समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। अब ये कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है जी? कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब है आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं और सेवाएं हैं, मतलब ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विस हैं जो आप क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? एंड लास्ट, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब है आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपनी कंट्री के बाहर कर रहे हैं, बट किस किस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं और किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो इन्हीं तीन मेजर को लेकर किसी भी देश का फॉरेन ट्रेड समझा जा सकता है। अभी हम जो जनरली बात कर रहे हैं वो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया पे आते हैं ऊपर। इंडिया के हम समझेंगे कि एट द इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो आपको बता दूं, हमारी जो आज़ादी मिली थी वो 1947 में मिली थी। उससे पहले हमारे ऊपर कौन रूल करते थे? ब्रिटिश रूल करते थे। ठीक है, जिसे ब्रिटेन या इंग्लैंड ही कहा जाता है। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट बनी, उसने अपने आप को संभाला, चलाना चालू किया। तो अब देखते हैं कि पहले जब वो ब्रिटिश थे तो उस टाइम पे हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, इंडियन फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला इसमें जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो है इंडियन इकोनॉमी सफर्ड अ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। अब ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? विच मीन्स कि यहाँ की जो इकोनॉमी थी इंडिया की, उस पर कब्जा किसका था? ब्रिटेन का था। वो इस इकोनॉमी को क्या कर रहा था? एक्सप्लॉइट कर रहा था, इस इकोनॉमी को यूज कर रहा था। वो भी किसके फायदे के लिए? अपनी कंट्री के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, ना कि इंडिया के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा, ब्रिटिश या ब्रिटिशर भी बोल सकते हैं आप, यूज इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट। आपको बता दूं, जब इंडिया ब्रिटेन का गुलाम था, जब इंडिया ब्रिटेन का गुलाम था, तो उस टाइम जो ब्रिटेन या इंग्लैंड है उसमें क्या चल रही थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, विच मीन्स वहां पर नई नई क्या लगाई जा रही थी? इंडस्ट्री लगाई जा रही थी। अब उसकी वजह से उन्हें क्या चाहिए थे? रिसोर्सेज चाहिए था या रॉ मटेरियल चाहिए था। वो रॉ मटेरियल जानबूझकर कहां से मंगाया जाता था? इंडिया से मंगाया जाता था। तो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा था इंग्लैंड फॉर देयर पर्सनल यूजेस, या कह लो अपने देश के लिए, ना कि इंडिया की ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश ऑल्सो एक्सप्लॉइट द इंडियन मार्केट। अब देखिए, उसने हमारे रॉ मटेरियल को तो यहां से लेके गया, साथ में उसने क्या करा? वो अपने देश में मशीनों से सामान बनाता और सामान को क्या करता? लेकर कहां जाता? इंडिया में जाता। अब इंडिया में लाने के बाद क्या होता था? उनका जो माल बना होता था वो होता था मशीनों से बना हुआ, और हमारे देश का जो ज्यादातर माल होता था वो बना होता था किससे? हाथों से, हैंडीक्राफ्ट। अब इसका कारण क्या हुआ? इसका असर देखने को ये मिला कि मशीनों के डिमांड यहां पर बढ़ गई इंडिया में, और हैंडीक्राफ्ट की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, जिस वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटेन वालों ने इंडिया की जो मार्केट थी उसको भी एक्सप्लॉइट कर दिया, उसको भी बर्बाद कर दिया, उसका भी शोषण कर लिया। ठीक है, तो इसलिए बोला एक्सप्लॉइट द इंडियन मार्केट ऑल्सो। इसी के साथ एक और पॉइंट निकल के आता है, मैंने बोला जब उन्होंने मशीन मेड प्रोडक्ट इंडिया में लेके आए तो यहाँ का काम तो खत्म ही हो गया, कौन सा वाला?
हैंडीक्राफ्ट, तो इसकी वजह से क्या हुआ इंडिया में, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हाथ के काम का पतन हो गया। एंड लाइक नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे जो एक्सपोर्ट थे, ध्यान रखना उस टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थे वो फेवरेबल थे, विच मीन्स हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे और इंपोर्ट क्या थे, कम। अब मैं अगर इसको वॉल्यूम से कनेक्ट करूं कि हाउ मच, तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लगभग 31 करोड़ 31 करोड़ क्या थे, ज़्यादा थे। वाइल उसके अगले साल ही 1946 से 47 में ऐसा था, लेकिन ऐसे 47 से 48 हुआ, ये घटकर कितने हो गए, 14 करोड़, मीन्स हाफ से भी 2 करोड़ कम। अब इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण यह था कि जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए, जब इंग्लैंड हमें छोड़ के गया, तो ज्यादातर जो एक्सपोर्ट होता हमारा उसी कंट्री में होता था, किसमें, ब्रिटेन में। जब ब्रिटेन ही नहीं रहा, ब्रिटेन इंडिया से चला गया, तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ से, तो हमारे एकदम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या गया, डिफरेंस आ गया और हमारे एक्सपोर्ट नीचे गिर गए, जिस वजह से इनका अंतर जो केवल रह गया वो रह गया 14 करोड़, जो बाद में जाके और दिक्कत करा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो आ रहा निकल के कंपोजिशन ऑफ ट्रेड और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। मैंने बोला आपको फॉरेन ट्रेड को मेजर करने के 3 मेजर है एक तरह से। तो वॉल्यूम का मैंने आपको बताया कितना कि 46 से 47 में 31 करोड़ था और 47 से 48 में घटकर कितना हो गया, ओनली 14 करोड़ हो गया। अब बात करते हैं सेकंड मेजर की, तो वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मोस्टली टू कहाँ होता था हमारा उस टाइम पर, ब्रिटेन में होता था, इंग्लैंड में होता था, क्योंकि वही एक मेन कंट्री थी जिसने इंडिया पे कब्जा कर रखा था। उसके बाद लास्ट है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के बाद, अच्छा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड बता दिया, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में बताया गया कि इंडिकेट द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया क्या करता था, कच्चे माल को तो एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल को, और बने हुए माल को इंपोर्ट करता था। दिस इज इंडिकेशन ऑफ बैकवर्डनेस, मींस ये एक ऐसी निशानी है जो बैकवर्डनेस को शो करता है कि आप कच्चे माल रॉ मटेरियल को तो क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, और फिनिश गुड्स मशीनों को क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। तो वो स्टूडेंट्स ये हालत थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड की तब, ठीक है, था ठीक लेकिन इतना अच्छा ठीक नहीं था। कारण क्या कि हम उस चीज के राजा थे जिस चीज में नहीं होना चाहिए था। हमें कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और करना किसको चाहिए था, फिनिश गुड्स को, ठीक है। और इसका कारण कौन था, इसका कारण था ब्रिटेन, ठीक है। इसने इंडियन का फॉरेन ट्रेड का यूज तो किया, लेकिन वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए किया, ना कि अपनी कंट्री के लिए किया, ना कि इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूं। एक टॉपिक क्या है डिस्कस करने के लिए, यहां पर आपको मैं एक डाटा दिखाता हूं। डाटा मैं बुक से पढ़ देता हूं, आपको दिख जाएगा किसके अंदर, ये आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट में इंडिया के 5 ईयर प्लान दिए हुए हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और उसी के साथ साइड में आपको दिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स और बाद में टोटल। तो आप देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये सारी जो वैल्यू वो करोड़ में दी हुई है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 56 तक चला, उसमें हमारे जो इंपोर्ट थे वो थे लगभग 3651 करोड़, वाइल वहीं पर एक्सपोर्ट की बात करें तो वो कम थे थोड़े, 3109 करोड़। अब आप देखो जरा, तो धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा जरा फिफ्थ पे के बाद 6 पे ध्यान दो जरा, वो कितना है 17 और 11, और उसके बाद ध्यान दो लास्ट 7th प्लान पे। 7th प्लान आपको बताना चाहूंगा कौन सा है, 1985 से 90 तक। इस पे ध्यान देना, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस 5 ईयर प्लान के बाद इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत मेजर चेंजेस किए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था, जिसकी वजह से हमने विदेशी कंपनियों को इंडिया में क्या दे दिया था, एंट्री दे दी थी। तो अब उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट ये हुआ, देखिए 8th 5 ईयर प्लान में जहां 7th में इंपोर्ट ओनली 35,000 करोड़ था, लगभग ओनली 35,000, वो 8th प्लान में लगभग 4,70,000 करोड़ पहुंच गया। देख रहे हैं आप चेंजेस, मतलब इंडियन इकोनॉमी में जो मेजर चेंज आया है वो आया 8th प्लान से, क्योंकि हमने वहां पर एलपीजी को अडॉप्ट कर लिया था। वहीं दरवाजा एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट 7th 5 ईयर प्लान में था लगभग 27 करोड़, लगभग, जो आगे भी दिया हुआ है बट मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं। और यही 8th 5 ईयर प्लान में हो गया 4,20,000 करोड़, मतलब बहुत ज्यादा मेजर चेंज आया।
और उसके बाद अगर आपको देखो तो हर 5 ईयर प्लान में ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे देखने से एक चीज और नजर आ रही है कि इंडिया के ज्यादातर टाइम पर, मेरे हिसाब से तो सारे टाइम पर, इंपोर्ट ज्यादा रहे हैं एक्सपोर्ट से। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आज के लिए मेरे को बस इतना ही बताना था कि इन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने आपको ये बता दी कंडीशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस समझने के लिए आप टेबल को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं शुरुआत में कितना था, फर्स्ट में, सेकंड में, फिर 7th में और फिर 8th में, और आप 12th में भी देख सकते हैं, 12th 5 ईयर प्लान में। तो बहुत ज्यादा क्या है, मेजर चेंजेस आए हैं। वेल स्टूडेंट, आज वाले पार्ट सेकंड में इतना ही। बाकी का कंपोजिशन ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। वेल इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ ही इससे रिलेटेड अगर आपको नोट चाहिए हो तो वो भी कमेंट्स सजेशन बॉक्स के लिए नीचे आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वहां पर मिल जाएंगे आपको हाल फिलहाल में। और दूसरा, अगर आपको समझ आता है तो भाई एक छोटा सा थैंक यू लिख दिया करो, फीस ही आ जाएगी मेरी इस माने आपसे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू डन, बाय बाय।